चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आईएफआरएस 15 का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग। आईएफआरएस 15 का स्टैंडर्ड जिसका टाइटल था हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। और इस स्टैंडर्ड में हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अवेलेबल था। इन 5 स्टेप्स में से हमने 2 स्टेप्स को कंप्लीटली कवर किया था। दैट वाज स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स एंड स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लास्ट क्लास में हमने स्टेप 3 स्टार्ट किया था और स्टेप 3 की पार्शियली हमने बातें डिस्कस की थी। रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टेप 3 था हमारे इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल का डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। तो पहले तो डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस स्टेप 3 के हवाले से हमने लास्ट क्लास में जो बातें डिस्कस की। सर सबसे पहले आपने हमें ट्रांजिशन प्राइस का कॉन्सेप्ट, ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन बताई थी कि ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन। ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन that you expect you will recover from your customers। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ कंसीडरेशन क्या एग्री की जाती है, क्या एग्री होती है, क्या स्टेटेड कंसीडरेशन है, ये ट्रांजिशन प्राइस नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन प्राइस कंसीडरेशन का वो एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो कि आप अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हो। फिर हमने ये भी जिक्र किया था कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्राइस या कोई अमाउंट ऐसा रिकवर किया जा रहा है जो कि किसी थर्ड पार्टी की बेhalf पे रिकवर किया जा रहा है, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस नहीं है। If you are recovering an amount that is collected on behalf of some other person, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या थी? सेल्स टैक्स। हम जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं इसके ऊपर जो फेडरल या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, सर ये फेडरल या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हम कस्टमर से रिकवर तो करते हैं लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, तो ये हमारी ट्रांजिशन प्राइस या हमारा रेवेन्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर 4 चीजें ऐसी थी जो कि आपकी ट्रांजिशन प्राइस के क्वांटम, अमाउंट, टाइमिंग, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होगी। Number 1, non-cash consideration. Number 2, consideration payable to the customer. Number 3, significant financing component. And number 4, variable consideration. सर सबसे पहला था हमारे पास non-cash consideration। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बार्टर ट्रांजेक्शन है, यानी कि आप कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, बदले से कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विस, बदले से कस्टमर से कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन काइंड रिसीव कर रहे हो, तो इस केस में ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करने की 2 प्रायोरिटीज थी। पहली प्रायोरिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैश कंसीडरेशन पे बेस्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन इन काइंड पे बेस्ड है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव। आप कस्टमर से जो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन रिकवर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस या रेवेन्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे। इन केस कि कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू डिटरमाइनेबल ना हो, तो फिर आपने ये करना है कि जो गुड्स एंड सर्विस आपने कस्टमर को दिए उसकी फेयर वैल्यू पे आप अपनी ट्रांजिशन प्राइस या रेवेन्यू को लॉक कर रहे होंगे। तो पहले प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन अवेलेबल ना हो तो सेकंड प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट था दैट इज कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर। दैट इज कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को हमें गुड्स एंड सर्विसेज देने होंगे, बदले में हमें कोई ना कोई कंसीडरेशन मिल रही होगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत हमने कस्टमर को कोई कंसीडरेशन पे करनी है, प्रैक्टिकली ये बड़ा कॉमन होता है, हम कस्टमर्स को कूपन, वाउचर्स, डिस्काउंट वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स, इस तरह की चीजें दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें इस हेडिंग में, इस कॉन्सेप्ट में कवर होगी, दैट इज कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कस्टमर को कंसीडरेशन देनी पड़ जाए तो इस केस में इसको किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा। सर मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट किए थे मैंने। पहला सिनेरियो, अगर कस्टमर को कंसीडरेशन पे करने की नौबत या कंसीडरेशन पे करने की अरेंजमेंट है, तो जितना अमाउंट आपने कस्टमर को पे करना है आप इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस से माइनस कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड कंसीडरेशन है जो हमें कस्टमर से रिकवर करनी है, माइनस जितना अमाउंट हमें कस्टमर को पे करना है, सर इन दोनों का जो डिफरेंशियल नेट अमाउंट आ रहा होगा ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगी। केस 2, अगर हम कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम कस्टमर को कंसीडरेशन दे रहे हैं लेकिन बदले में कस्टमर से भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, तो फिर जितना अमाउंट कस्टमर को पे किया जा रहा है ये आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग से एडजस्ट नहीं होगा। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वही आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस बनी रहेगी। केस 3, आप कस्टमर को कंसीडरेशन दे रहे हो, बदले में कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो, लेकिन आप कस्टमर को जो कंसीडरेशन दे रहे हो वो बदले में मिलने वाले गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर को कंसीडरेशन दे रहे हो 20 रुपए की, कस्टमर से गुड्स एंड सर्विसेज जो रिसीव कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू है 12 रुपए, तो मैं कितना अमाउंट एक्सेस पे कर रहा हूं? 8 रुपए। तो जितना अमाउंट मैं एक्सेस पे कर रहा हूं
सर मैं इसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से रिड्यूस करूंगा, एडजस्ट करूंगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी ट्रांजिशन प्राइस। एंड केस 4, आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हो, कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो, लेकिन कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो इस केस में जितना अमाउंट आप कस्टमर को पे करोगे उसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से लेस करोगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी ट्रांजिशन प्राइस। तो अगर कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है, उसके मैंने 4 पॉसिबल सिनेरियोस बनाए थे विद एग्जांपल। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपकी ट्रांजिशन प्राइस को अफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैंने फाइनेंसिंग का कंपोनेंट, फाइनेंसिंग का बेनिफिट, कौन इंटरेस्ट एक्सपेंस, कौन इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा, इन सारी चीजों के हवाले से जनरल डिस्कशन की थी। देखिए भूल जाए भी IFRS 15 को, एक नॉर्मल लोन ट्रांजेक्शन को समझे, एक नॉर्मल लोन ट्रांजेक्शन को समझे जहां पे एक लेंडर बोरोवर को लोन दे रहा होता है, जहां पे एक लेंडर बोरोवर को लोन दे रहा होता है। अब जब लेंडर बोरोवर को लोन दे रहा है तो वो अपने फंड्स फॉरगो कर रहा है, वो अपने फंड्स फॉरगो कर रहा है, तो बदले में वो कोई ना कोई रिटर्न चाहता है, यानी कि जो बंदा लोन दे रहा है वो अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा। और बोरोवर चूंकि वो लेंडर्स के फंड्स को एंजॉय कर रहा है, चूंकि वो लेंडर्स के फंड्स का इकोनॉमिक बेनिफिट यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी जिसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कर रहे होंगे। तो जो बंदा फंड्स लेके बैठा है वो अपनी बुक्स में लाजमी कोई ना कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब अगर हमें यह समझ आता है कि कौन बंदा एक्सपेंस, कौन बंदा इनकम, कौन बंदा फाइनेंसिंग का बेनिफिट फॉरगो कर रहा है, कौन बंदा फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट में कुछ रहता नहीं है। सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं भाई। फॉर एग्जांपल एक पर्सन मेरे पास आता है ईयर 0 पे, साल के स्टार्ट पे, वो मुझसे कहता है कि भाई मुझे गुड्स परचेज करने हैं आपसे और गुड्स की वैल्यू है 100 रुपए। लेकिन इसने कहा कि भाई सही है, मैं आपको 100 रुपए के गुड्स आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन मैं पेमेंट आपको अभी नहीं कर सकता, पेमेंट में करूंगा 1 साल के बाद, पेमेंट में करूंगा 1 साल के बाद। तो प्रैक्टिकली अगर मेरी पेमेंट डेफर हो रही है तो अब मैं इससे 100 नहीं रिकवर करने वाला, मैं इससे ज्यादा ही रिकवर करने वाला होगा, लेट्स से मैं इससे 110 रिकवर करूं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एग्री कितनी हुई है? 110। लेकिन ये 110 हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड कंसिडरेशन है, ट्रांजिशन प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 110 में कुछ एलिमेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का भी है, कुछ एलिमेंट हमारा इंटरेस्ट का भी है, जिसे एडजस्ट करने की जरूरत है। सर हम क्या करेंगे? सर कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन है 110, अगर ये डे 1 पे हमें पे कर देता तो 100 रुपए पे कर रहा होता, यानी कि इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना है? 10। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस कितनी होगी? 100। सिंपल। सर डे 1 पे हम एंट्री क्या बना रहे होंगे? सर डे 1 पे हम एंट्री बना रहे होंगे रिसीवेबल डेबिट 100 रुपए, रेवेन्यू क्रेडिट 100 रुपए, और 1 साल के बाद जब हमें इस 100 के रिसीवेबल के अगेंस्ट 110 रुपए मिल रहे होंगे तो हम अपने पास एंट्री बना रहे होंगे रिसीवेबल डेबिट 10 रुपए, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 10 रुपए, और फिर कैश डेबिट 110 रुपए और रिसीवेबल क्रेडिट 110 रुपए। सर ये 10 वाली चीज समझ नहीं आई। सर डे वन पे जब हमने 100 रुपए की सेल्स की तो हमने 100 रुपए की सेल्स के अगेंस्ट रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड किया? 100 रुपए। लेकिन पेमेंट 1 साल बाद मिल रही है, तो इस 1 साल तक हमारा रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रहा। इस एज गुड एज के सेलर ने बायर को लोन दिया, तो इसी रिसीवेबल के अगेंस्ट हमने 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड। या यूं समझ लो कि तुम आज मेरे पास आते हो 100 रुपए के गुड्स खरीदने और तुम मुझसे कहते हो कि भाई मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, मुझसे 100 रुपए का लोन ले लो। मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया, आपने लोन पेबल रिकॉर्ड कर लिया, मैंने लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं 1 साल के बाद आपसे लोन वापस लूंगा विद 10% इंटरेस्ट। अब आपके पास 100 रुपए आ गए और आपने मुझे 100 रुपए के गुड्स खरीद लिए, मुझे वही 100 रुपए मेरे वापस कर दी। लोन अपनी जगह चल रहा है, उस लोन को आप 1 साल बाद रिपे करोगे इन द फॉर्म ऑफ 110। तो यहाँ पे मैं पहले इसे लोन दूं, फिर उसे पैसा लेकर गुड्स दूं। मैंने इसी ट्रांजेक्शन को एक मिला जुला के क्या किया है कि मैंने सिर्फ गुड्स लिए, पेमेंट में 1 साल बाद रिसीव करूंगा, तो 100 की जगह 110 रिसीव करूंगा, जिसमें 10 रुपए एलिमेंट इंटरेस्ट का है। ये एंट्री तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है, आप ये एंट्री ना बनाए, आप कैश डेबिट करें 110, रिसीवेबल क्रेडिट करें 100,
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करें 10, बात एक ही है। ये सिर्फ समझाने के लिए एंट्री को ब्रेक कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट नेट एंट्री बना दूं, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप मेरे पास आते हो ईयर 0 पे और मुझे कहते हो कि यार एक गुड्स मुझे बाय करने, गुड्स मुझे बाय करने, इन गुड्स की वैल्यू है 100 रुपए। आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे गुड्स चाहिए जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन मुझे गुड्स आज नहीं 1 साल के बाद चाहिए, यानी कि गुड्स की डिलीवरी होगी ईयर 1 के एंड पे, गुड्स की डिलीवरी होगी ईयर 1 के एंड पे, लेकिन पेमेंट मैं आपको 1 साल एडवांस में कर देता हूं, पेमेंट मैं आपको 1 साल एडवांस में कर देता हूं। बताएं मुझे क्या फायदा होगा? भाई एक चीज 100 रुपए की जिसकी डिलीवरी मुझे 1 साल के बाद देनी है और आप मुझे एडवांस में पेमेंट कर रहे हो इस गुड्स के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली अब मैं एग्री कर जाऊंगा 100 से कम पैसा लेने में। ऑब्वियसली आप एग्री कर जाओगे इस बात पे, अगर मैं आपसे 100 से कम पैसा रिकवर करूं। तो हमने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि चलो चूंकि आप 1 साल एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो अब आप पेमेंट 100 की नहीं बल्कि 90 की कर देना, यानी डे 1 पे 90 की पेमेंट, गुड्स की वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन गुड्स की डिलीवरी कब होगी? 1 साल के बाद। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन एग्री हुई है दैट इज 90 नॉट 100, लेकिन चूंकि पेमेंट एडवांस में हो रही है और डिलीवरी 1 साल के बाद करनी है, तो अब इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड हो रहा होगा और ये 100 रुपए को बना रहा होगा। डे वन पे जब मुझे आपसे पैसा मिलेगा मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश डेबिट 90, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 90। जब एक साल तक मैंने आपके 90 रुपए को एंजॉय किया, आपने मुझे डे 1 पे पैसा दे दिया था ना, आपने मुझे डे 1 पे फाइनेंस दे दिया था, तो मैंने आपके 90 रुपए को एंजॉय किया। तो जो बंदा फाइनेंस एंजॉय करता है उसे अपनी बुक्स में कोई ना कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। तो 1 साल के बाद क्या होगा? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 10 रुपए से क्रेडिट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 100 से डेबिट और रेवेन्यू 100 से क्रेडिट होगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विस पहले है पेमेंट बाद में है तो प्रैक्टिकली सेलर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा, लेकिन अगर पेमेंट पहले है और गुड्स एंड सर्विस बाद में है तो प्रैक्टिकली सेलर अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? हमें जरा अपने पास फाइनेंसिंग कंपोनेंट की प्रेजेंटेशन पर आए, कुछ बातें रीड करते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अपने पास स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस की तीसरी चौथी स्लाइड पर आए तो हमारे पास हेडिंग आ रही है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। कहता है if timing of the payment specified in the contract provides either customer or entity, if timing of the payment specified in the contract provides either customer or entity with the significant benefit of financing the transfer the goods and service, transition price is adjusted to reflect the financing component of the contract। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स इस तरह से है कि वो या तो कस्टमर को या एंटिटी को, इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय करवा रही है, तो इसका मतलब है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है जिसे हमें एडजस्ट करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इस केस में डेफर्ड पेमेंट थी तो फाइनेंसिंग का बेनिफिट कस्टमर एंजॉय कर रहा था, इस केस में एडवांस पेमेंट थी तो फाइनेंसिंग का बेनिफिट कस्टमर नहीं एंटिटी एंजॉय कर रही थी। आगे कहता है significant financing component can either be explicitly stated in the contract or implied by the payment terms agreed between the parties। कह रहा है ये जो इंटरेस्ट की बात है ना, ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखी हो और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखी ना हो लेकिन बातें इंप्लाइड हो। भाई फॉर एग्जांपल आज मेरे पास एक कस्टमर आता है, मुझे कहता है 100 रुपए की गुड्स परचेज करने हैं, मैंने कहा ठीक है, कहता है पेमेंट 1 साल बाद करूंगा। मैंने कहा अगर 1 साल बाद आप पेमेंट करोगे तो भाई मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट का 10%, 1 साल बाद अगर आप पे करोगे तो आपको मुझे 100 के ऊपर 10% सूद के साथ 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसको तो हम कहेंगे एक्सप्रेस टर्म्स, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअली एग्री किया कि 10% कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक कस्टमर मेरे पास आता है, मुझे पता है कि ये पेमेंट आज नहीं करने वाला, 1 साल बाद करने वाला है, और जब मुझसे पूछता है कि भाई यहाँ कितने की गुड्स है तो मैंने इसको प्राइस ही कोट की 110।
एक कस्टमर मेरे पास आता है, जनरली कुछ बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि डेफर्ड पेमेंट्स पे ही बिजनेस चल रहा होता है और मुझे मालूम है कि ये पेमेंट आज नहीं करेगा, ये 1 साल बाद ही करेगा, तो मैंने उससे कोई सूद की बात नहीं की, बल्कि उसको प्राइस ही क्या कोट की, 110। अब यहाँ पे एक्सप्रेस इंटरेस्ट टर्म्स नहीं है, एक्सप्रेस फाइनेंसिंग कंपोनेंट डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये 110 की जो इन्फ्लेटेड प्राइस मैंने इसको कम्युनिकेट की है, ये इंप्लाइड कर रही है कि इसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट बिल्ट इन हुआ है। तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हो सकता है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में गिवन हो सकता है इंप्लाइड बाय द पेमेंट टर्म्स हो। पॉइंट नंबर 3 में कहता है adjustment for the effect of financing component can be ignored, is not required if period between the transfer and payment is 12 month or less. practically speaking 3-6 महीने का क्रेडिट बहुत सारे बिजनेस में एक नॉर्मल क्रेडिट पीरियड समझा जाता है। 3 महीने का, 6 महीने का, 30 दिन का, 10 दिन का, ये जो क्रेडिट पीरियड है नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस में एक प्रैक्टिकल रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस कंसिडर किया जाता है। तो कहता है कि अगर आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस और पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट के दरमियान का ड्यूरेशन 12 महीने या 12 महीने से कम है, तो आप यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करके पूरी प्राइस पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि ये सारी बातें तो आपने हमें बता दी, हमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई इंटरेस्ट की टर्म है या नहीं है? हमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट को एडजस्ट करने की जरूरत है या नहीं है? अगर हम अपने पास नेक्स्ट स्लाइड पर आए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पहला बुलेट आ रहा है, फैक्टर टू कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट और नॉट आर नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड कैश सेलिंग प्राइस। अगर एक प्रोडक्ट की कैश सेलिंग प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड प्राइस में डिफरेंस है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे गुड्स 100 रुपए के थे, अगर वो कैश में सेल किए जाते हैं, लेकिन 1 साल बाद पेमेंट कर रहा है तो हम उससे 100 की जगह 110 ले रहे हैं। यहाँ पे गुड्स 100 के थे लेकिन 1 साल एडवांस में पेमेंट कर रहा है तो हम उससे 100 की जगह 90 ले रहे हैं। तो अगर कैश सेलिंग प्राइस और एग्रीड कंसिडरेशन में फर्क है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है। दूसरा इंडिकेटर, लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द पेमेंट। जिस पॉइंट पे आपको कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देना है और जिस पॉइंट पे वो आपको पेमेंट कर रहा है, ये दोनों काम एक दिन ना हो रहे हो, दोनों काम के दरमियान कोई ना कोई लेंथ ऑफ पीरियड आ रहा हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सिंपल से इंडिकेटर्स हैं कि अगर एक चीज की कैश सेलिंग प्राइस और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिफरेंट है, कोई ना कोई सूद का एलिमेंट है। अगर एक चीज की डिलीवरी आज हो रही है लेकिन पेमेंट बाद में या एडवांस में हो रही है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है जिसको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकली कभी भी रिसीवेबल विदाउट टाइम लिमिटेशन नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली कभी टाइम नहीं भी लिखा हुआ होगा तो म्यूचुअली एग्री जरूर होगा कि भाई 30 दिन में दे देना, 60 दिन में देना, 1 साल में दे देना, 2 साल में पैसे दे देना। सर अब तक जो बातें हमने रीड की उससे पर्टेनिंग कुछ सवाल देखते हैं और फिर कुछ और मजीद कॉन्सेप्ट देखेंगे इस हेडिंग में। अगर हम अपने पास IFRS 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए तो हमारे पास एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिशन प्राइस सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। आपके IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 26 से मिलता जुलता सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 12 वॉयज लिमिटेड के नाम से, ठीक है मैं? यस सर। कहता है वॉयज लिमिटेड इंटेंड टू बाय 30 ट्रक फ्रॉम ऑटोकार द लोकल कार डीलर। However, due to cash shortage, Voyage is not able to pay immediately after the planned delivery. Therefore, Autocar agree that Voyage pay the price after 1 year. एक कंपनी है Voyage लिमिटेड जिसने ऑटोकार से 30 ट्रक्स बाय करने की इंटेंशन शो की, लेकिन कैश शॉर्टेज होने की वजह से मैं फौरन डिलीवरी के वक्त तो पेमेंट नहीं कर सकता, पेमेंट 1 साल के बाद कर रहा हूँ। प्राइस पर ट्रक इज 32,000. However, Autocar agreed to receive the payment in 1 year only if Voyage accept increased purchase price of 33,000 per truck. आम हालात में ये ट्रक कितने का सेल होगा? 32,000 रुपए का, लेकिन चूंकि ये 1 साल बाद पेमेंट करेगा तो मैंने कहा मैं इससे ट्रक उसी हाल में सेल करूंगा अगर ये मुझे 32 की जगह 33 पे करे।
एंड द ऑटो कार कॉस्ट ऑफ वन ट्रक इज 28,000 और कंपनी सेलर कंपनी के लिए ये ट्रक की कॉस्ट 28,000 है। व्हाट शुड ऑटो कार रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हेन? तो आसान से हमारे पास दो चार जनरल एंट्रीज बन जाएगी, जल्दी से जरा सॉल्व करें इस सवाल को खुद से। यहाँ देखिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। ऑटो कार लिमिटेड सर ट्रक्स की कैश सेलिंग प्राइस है 32,000, लेकिन चूंकि हमें डेफर्ड पेमेंट मिलेगी 1 साल के बाद तो हम 33,000 रिकवर करेंगे। तो कैश सेलिंग प्राइस इज 32, एग्रीड प्राइस इज 33। तो चूंकि कैश सेलिंग प्राइस और एग्रीड कंसिडरेशन में फर्क है या फिर डिलीवरी डेट और पेमेंट डेट में फर्क है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट इंटरेस्ट का है, वो कितना है सवाल में 1000। अब हमारी ईयर 0 पे क्या एंट्री बनेगी सर? रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से 32,000 के हिसाब से इंटू 30, 9,60,000। और चूंकि यहाँ पे इन्वेंट्री की कॉस्ट भी दी है तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी बना सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स पीएनएल में डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 28,000 इंटू 30, 8,40,000। फिर 1 साल के बाद ईयर 1 के एंड पे हमें कैश रिसीव होगा कितना? 33,000 इंटू 30, 990। हमारे पास रिसीवल कितना रिकॉर्डेड था? 960। तो जो ओवर एंड अबव हमें 30,000 मिल रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर इंटरेस्ट इनकम। सर ये 840 कहां से आया? इन्होंने बताया ना कि हमने जो ट्रक सेल करा है उसकी कॉस्ट 28,000 पर ट्रक है, तो हमने अपनी इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। कॉपी करिए इस आसान सी एंट्रीज को, तो हम अगले सवाल पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल एन एसेट, an entity entered into a contract with the customer to sell an asset. Control of the asset will be transferred to the customer in 2 years. That is, performance obligation will be satisfied at a point in time after 2 years. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर के साथ एक एसेट को सेल करने का, लेकिन इस एसेट का कंट्रोल, इस एसेट की डिलीवरी 2 साल के बाद दी जाएगी। The contract includes 2 payment alternative options. Payment of 5,000 in 2 years when customer obtain the control of the asset, और पेमेंट ऑफ 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। हमने कस्टमर को पेमेंट के 2 ऑप्शन दिए। हमने कहा एक ऑप्शन तो ये कि 2 साल के बाद हमसे गुड्स लेना और 2 साल के बाद हमें 5,000 पे कर देना, या फिर आज हमें 4,000 रुपए दे दो और 2 साल के बाद हमसे गुड्स ले लेना। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। और कस्टमर ने कौन सा पेमेंट ऑप्शन पिक किया कि कस्टमर आज हमें 4,000 दे रहा है, हम उसको डिलीवरी 2 साल के बाद दे रहे होंगे। तो बड़ी आसान सी जनरल एंट्री बना लें सर खुद ही। यहां देखिएगा सर, आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर है 29। अब 2 साल का ड्यूरेशन डिसाइड हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। कुछ की डिलीवरी होगी ईयर 2 पे, और पेमेंट के हमने 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि अगर वो हमें डिलीवरी के टाइम पे करता तो 5,000 पे करता, और दूसरा ऑप्शन कि अगर वो हमें 2 साल एडवांस में पेमेंट करते हम 4,000 पे करेंगे, तो वो हमें 4,000 पे कर रहा होगा। और कस्टमर ने ये वाला ऑप्शन पिक किया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे होनी है, पेमेंट हमें 2 साल एडवांस में कर रहा है, और डिलीवरी के वक्त पैसा दे रहा होता तो वो 5,000 दे रहा होता, यानी कि इस चीज की कैश सेलिंग प्राइस 5,000 है। क्योंकि हमें 2 साल एडवांस में पैसा दे रहा है तो हमने 5,000 की जगह 4,000 एक्सेप्ट कर लिया। तो इन 2 सालों में कोई ना कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट। अब मुझे इंटरेस्ट का रेट वर्कआउट करना पड़ेगा। एक सिंपल फ्यूचर वैल्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, S = P 1 + I की पावर n। तो 2 साल के बाद ये 5,000 बनना है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में ये 4,000 है, इंटरेस्ट रेट हमें मालूम नहीं है, और 2 साल का ड्यूरेशन है। तो इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है?
माइनस, यहाँ पावर -2 आएगी, प्लस +2 आएगी। सर +2 आएगी कि मैं इसे डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ तो -2 आएगी। 11.8%। अब ईयर 0 पे हमारी सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 4000, क्रेडिट क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 4000। ईयर 1 के एंड पे आया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैं पैसा एंजॉय कर रहा हूं एडवांस में लेकर, 472 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 472। ये इन्होंने सिंपली कैसे कैलकुलेट किया है? 4000 का 11.8%। इसके बाद ईयर 2 के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? 528। सर दूसरे साल में हमारी लायबिलिटी 4000 नहीं बल्कि 4472 थी इंटू 11.8%, और 4472 और 528 का मतलब है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ग्रो करके 5000 पे आ गई। तो हमारे पास जब गुड्स डिलीवर हो रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा होगा। सिंपल। इस सर हमने पेमेंट एडवांस में ली है ना, तो हम लोन लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो IFRS 15 का हैंडआउट आ रहा है ना, उसमें लास्ट में IFRS 15 की समरी आ रही है। आपके पास IFRS 15 का जो हैंडआउट आ रहा है उसमें लास्ट में IFRS 15 की समरी आ रही है। इस समरी के दूसरे या तीसरे पेज पे आपके पास हेडिंग आ रही होगी, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसके दूसरे पेज पे आपके पास हेडिंग आ रही होगी, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। मिल गया हमें? अपने पास IFRS 15 की समरी के सेकंड पेज पर आए तो हमारे पास हेडिंग आ रही है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें चौथा डब्बा आ रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। मिल गया हमें? इस चौथे डब्बे का थर्ड लास्ट पॉइंट रीड कर रहा हूं मैं। इस चौथे डब्बे का थर्ड लास्ट पॉइंट से रीड कर रहा हूं मैं। डिस्काउंट रेट यूज्ड मस्ट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टी रिसीविंग द फाइनेंसिंग एंड एनी कोलैटरल/सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। एक बायर और सप्लायर के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग में कोई ना कोई फाइनेंसिंग का एलिमेंट है, यानी कि डेफर्ड पेमेंट या एडवांस पेमेंट है, तो इस पेमेंट टर्म्स में जो इंटरेस्ट रेट आपने यूज करना है ना, वो इंटरेस्ट रेट यूज करना है जो कि एक बोरोवर की क्रेडिट रिस्क को कंक्लूड करे। भाई फॉर एग्जांपल कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास लोन लेने जाते हो, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास लोन लेने जाता हूं, या यूनिलीवर पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास लोन लेने जाता है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हम तीनों को एक इंटरेस्ट रेट पे लोन तो नहीं देगा। यूनिलीवर को शायद 6% पे लोन देते हैं, मुझे शायद 10% पे लोन देते हैं, आप लोगों को शायद 15% पे लोन दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका, मेरा और यूनिलीवर पाकिस्तान, इन तीनों का डिफॉल्ट रिस्क डिफरेंट है। यूनिलीवर के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, मुर्तजा कायद के डिफॉल्ट करने के चांसेस मीडियम लेवल के, आप लोगों के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जब भी एक इन्वेस्टर, जब भी एक लेंडर किसी को लोन देता है तो वो सामने वाले की औकात, सामने वाले की क्रेडिट रिस्क को देखकर लोन दे रहा होता है। भाई फॉर एग्जांपल अगर यूएस IMF से कर्जा ले एज कंपेयर टू पाकिस्तान IMF से कर्जा ले, तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान को हायर इंटरेस्ट रेट, जो हम न्यूज में देखते रहते हैं ना कि हमारे बॉन्ड्स पे यील्ड 40% 50% पे पहुंच गई है, वो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स उसी वक्त खरीदता है जब उसको 40% 50% तक का सूद मिल रहा हो, अदरवाइज वो बाय नहीं करता। और ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्वियसली डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। तो यहां पे भी ये कह रहा है कि अगर एक सेलर और बोरोवर, एक सेलर और बायर के दरमियान अगर पेमेंट्स में इंटरेस्ट का एलिमेंट है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, तो इस फाइनेंसिंग कंपोनेंट का जो इंटरेस्ट रेट है, जो जैसे हमने इस सवाल में डिटरमाइन किया 11.8%, ये 11.8% या जो भी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा वो पार्टीज की क्रेडिट रिस्क की बेसिस पे कंक्लूड हो रहा होगा।
Discount rate must use the reflect. Discount rate use must reflect the characteristics of the party receiving the financing and any collateral or security provided. Discount rate is a rate that would apply to a separate financing transaction between the parties at the contract inception. अगर बायर ने गुड्स परचेज करे डेफर्ड पेमेंट पे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 देखा था, तो इस केस में सेलर बायर को लोन दे रहा था एक तरह से, तो इंटरेस्ट रेट बायर का यूज होना चाहिए। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने अभी सॉल्व किया, यहां पे बायर ने सेलर को 2 साल एडवांस में पेमेंट कर दी थी, यानी कि बायर ने सेलर को लोन दिया था, तो यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सेलर की पर्सपेक्टिव से, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन होगा कि अगर ये दो पार्टीज अगर सेपरेट कोई फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन कर रही होती, सेपरेट कोई लोन ट्रांजेक्शन कर रही होती, तो क्या डिस्काउंट रेट होता। After contract inception, discount rate is not updated for the change in interest rate or other circumstances including credit risk. हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे सवाल में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ डे 1 पे, हमने इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया 11.8%। अगर वक्त के गुजरते मार्केट इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, मार्केट में कार्बोर बढ़ जाता है, मार्केट में कार्बोर कम हो जाता है, या इन दोनों की बायर और सेलर की क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आता है, तो आपने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करना। इंटरेस्ट रेट जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे डिटरमाइन किया, ये अब आपका लॉक हो जाएगा फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 11.8% इन दिस एग्जांपल। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी हमारी कि डिस्काउंट रेट हमें कौन सा यूज करना चाहिए जो पार्टीज की क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। जरा वापस से अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर रहा हूं, सुकून से सोच समझ के सॉल्व करना है अपने खुद ने। कहता है credit cards, sorry, Carworld sells new car on deferred payment basis, whereby 40% deposit is received on sale and the balance amount is received at the end of the 2 year. कहता है एक कंपनी है Carworld, इसने डेफर्ड पेमेंट पे एक मोटर व्हीकल सेल किया। पेमेंट टर्म्स इस तरह से है कि 40% पेमेंट आज होगी और 60% पेमेंट 2 साल के बाद होगी। The appropriate discount rate is 10%, और मार्केट में जो डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना appropriate 10%। On 1st July 2004 a car was sold to a customer for ₹2 million, और हमने कस्टमर को कार कितने की सेल की है, 2 मिलियन की, यानी कि 2 मिलियन का 40% वो हमें आज देगा 8 लाख रुपए, और 2 मिलियन का 60% वो हमें 2 साल के बाद देगा 12 लाख रुपए, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 10%। Prepaid necessary journal entries to record the transaction in the books of the company for the year ended 30 जून 2015 and 30 जून 2016। सॉल्व करें सर इस सवाल को जरा। यहाँ देखिएगा सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 कार वर्ल्ड के नाम से है। अब देखिए सबसे पहले तो सवाल के फैक्ट्स क्या है कि 2 मिलियन की व्हीकल है, 1 जुलाई 2004 पे सेल हो रही है, 40% पेमेंट यानी कि 2 मिलियन का 40% 8 लाख रुपए डे 1 पे मिलेंगे, बाकी के 60% यानी कि 12 लाख रुपए हमें 2 साल के बाद मिलेंगे। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई 1 जुलाई X4, पहला साल है 30 जून X5, दूसरा साल है 30 जून X6। 2 मिलियन का व्हीकल है जिसका 40% यानी कि 8 लाख रुपए डे 1 पे और 60% 12 लाख रुपए 2 साल के बाद मिलेगा। अब हमारे पास अपैरेंटली एक सवाल है, लेकिन हम इसके 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस करते हैं 3 डिफरेंट अजम्पशंस से। पहला जो सवाल की ओरिजिनल फॉर्म है, पहला जो सवाल, अच्छा, और इन्होंने हमें बताया कि मार्केट रेट यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट कितना चल रहा है 10%। पहला जो सवाल की ओरिजिनल फॉर्म है कि कस्टमर और सेलर के दरमियान एग्रीड रेट है 0%, यानी मार्केट में तो रेट चल रहा है 10%, लेकिन कस्टमर के साथ क्या एग्री हुआ है कि कस्टमर कोई सूद नहीं देगा, कस्टमर 2 मिलियन में से 8 लाख आज, 12 लाख रुपए 2 साल के बाद देगा बस। केस 2 कि व्हाट इफ कि कस्टमर और सेलर दोनों एग्री करते कि 10% का सूद चार्ज होगा, यानी वो 8 लाख रुपए आज देगा, 12 लाख रुपए 2 साल के बाद देगा विद 10% इंटरेस्ट। और व्हाट इफ कि मार्केट में रेट चल रहा है 10%, लेकिन इन दोनों पार्टीज के दरमियान एग्री हुआ रेट 3%।
कि बायर 8 लाख रुपए आज, 12 लाख रुपए 2 साल के बाद विद 3% इंटरेस्ट दे रहा होगा। इन तीनों केसेस में एक इंफॉर्मेशन कांस्टेंट है कि मार्केट रेट हमारा 10% का है। तब हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से या हमारा सोल्यूशन किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो पहले हम ये वाला केस सॉल्व करते हैं कि मार्केट में भी रेट 10% है और कस्टमर हमसे एग्री कर रहा है कि वो हमें 10% का सूद देगा, तो मेरी क्या एंट्रीज बन रही होती? सर 1 जुलाई X4 पे हमारे पास कैश डेबिट हो रहा होता 8 लाख, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा होता, डेबिट हो रहा होता 12 लाख और रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा होता 20 लाख। सर केस 20 सॉल्व करवा रहा हूं मैं कि कस्टमर के साथ एग्री भी हुआ है कि कस्टमर ने 10% का सूद देगा मार्केट में। 12 लाख की डिस्काउंटिंग सर 12 लाख की डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं सर, जब कस्टमर के साथ 10% का रेट एग्री हुआ है तो इसका मतलब 2 साल बाद हमें 12 लाख नहीं देगा, 2 साल के बाद हमें 12 लाख प्लस 10% के हिसाब से 2 साल का सूद भी देगा, तो इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू 12 लाख की निकलेगी। सही है? हाँ देखो इन 3 अलग अलग केसेस का मतलब क्या है। पहले वाले केस में वो हमें 2 साल के बाद सिर्फ 12 लाख की देगा, कोई सूद नहीं देगा। दूसरे वाले केस में वो हमें 12 लाख रुपए और 12 लाख की अमाउंट के ऊपर जो 10% के हिसाब से 2 साल का सूद बनता है वो भी देगा। तो जब तुम 12 लाख पे 2 साल का सूद निकाल के उसको दोबारा डिस्काउंटिंग करोगे तो वो 12 लाख ही बनेगा। और तीसरे केस में वो मैं 3% सूद देगा। तो ये 2 केसेस में सॉल्व करूंगा। पहले मैं सिंपल वाला जो सवाल की ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में आपको सॉरी इस केस में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। हमारे पास डे 1 पे कैश डेबिट हुआ 40% 8 लाख रुपए, रिसीवेबल डेबिट हुआ 60% 12 लाख रुपए और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 20 लाख रुपए से। फिर पहले साल का आखिर आया 30 जून X5, तो रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम P&L में क्रेडिट कितना सर 12 लाख रुपए का 10% 1,20,000 रुपए। इसी तरह दूसरे साल के बाद 30 जून X6 रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना सर 12 लाख का रिसीवेबल तो डे 1 पे था, 1,20 से मजीद ग्रो किया और फिर इन 2 अमाउंट्स का 10% कितना है 1,32,000। अब हमारा रिसीवेबल कितना ग्रो हो चुका है 12 लाख 1,20 और 1,32,000 14,52,000। तो हमारे पास कैश डेबिट होगा 14,52,000 जो हमारा एग्री हुआ था कि वो हमें सूद भी देगा 10% के हिसाब से, और रिसीवेबल क्रेडिट 14,52,000। क्या ये समझ आता है? मैं ये मैंने केस बी करवाया था, ओरिजिनल जो सवाल है वो केस ए है। अब हम केस ए सॉल्व करते हैं। केस ए में ये कह रहा है कि वो सिर्फ हमें आज 8 लाख रुपए देगा और कोई सूद नहीं देगा, 2 साल के बाद बाकी के 12 लाख रुपए देगा, लेकिन मार्केट में रेट कितना चल रहा है 10%। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए सर 1 जुलाई X4 30 जून X5 30 जून X6 8 लाख रुपए तो हमें आज मिल जाएंगे, 12 लाख रुपए विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ मार्कअप 2 साल के बाद मिलेंगे। लेकिन डे वन पे अपना रेवेन्यू में 20 लाख रुपए से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि डे 1 पे जो 8 लाख है वो तो 8 लाख है, लेकिन 2 साल के बाद जो 12 लाख है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 12 लाख रुपए नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट 10% मार्केट रेट। तो 12 लाख की अगर 2 साल में डिस्काउंटिंग करें 12 लाख रुपए की अगर 2 साल में डिस्काउंटिंग करें 991 735 यानी कि हमारा जो डे 1 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 1,791,735। अब इस केस में हमारी एंट्रीज क्या बनेंगे सर 1 जुलाई X4 पे कैश डेबिट 8 लाख, रिसीवेबल डेबिट 991,735 और रेवेन्यू क्रेडिट
1791735। सर ये डिस्काउंटिंग वाली बात दोबारा से बता दें जी कावेश। सर यही कि हम बार-बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको। भाई मुझे एक बात बताओ, एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो 20 लाख रुपए की चीज 20 लाख रुपए में लेके चला जाता है, मैं कैश डेबिट करता हूँ, रेवेन्यू क्रेडिट करता हूँ। एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो 20 लाख रुपए की चीज 20 लाख रुपए में ही लेकर जाता है, लेकिन 40% आज देगा, 60% 2 साल के बाद देगा। क्या इस कस्टमर से भी 20 लाख की रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप एक बंदे को आज एक चीज कैश में 20 लाख की दे रहे हो और आप एक बंदे को 20 लाख की चीज 2 साल की डेफर्ड पेमेंट पे दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कस्टमर्स बराबर नहीं है, दोनों कस्टमर्स बराबर नहीं है। दूसरे वाले से आप कैश फ्लो टर्म में तो 20 लाख ले रहे हो 2 साल के बाद, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू टर्म में वो 20 लाख की वैल्यू 20 लाख से डेफिनेटली कम है। तो हमें रेवेन्यू इस पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड करना है। तो इस पॉइंट इन टाइम पे हमारी जो कंसिडरेशन है उसकी रियल वैल्यू क्या है? सर जो 8 लाख आज मिल रहा है वो तो वाकई में 8 लाख है, और जो 12 लाख 2 साल बाद मिलेंगे, आज उसकी औकात, आज उसकी वैल्यू 991 की है। तो मैं अपना रेवेन्यू भी फिर ओवर स्टेट नहीं करूंगा, मैं 1791735 से रिकॉर्ड करूंगा। सर यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसा आपने? क्योंकि यहाँ पे वो हमें 12 लाख 2 साल के बाद दे रहा है, और उस 12 लाख रुपए के ऊपर खुद 10% का एडिशनल सूद भी दे रहा है। यहां भी मैंने ऐसा ही किया है, जिस तरह मैंने यहां कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग की, यहां भी मैंने कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग की है। अगर तुम यहां कैश फ्लोस प्लॉट करो तो यहां कैश फ्लोस क्या है? सर यहां कैश फ्लोस ये है कि डे 1 पे हमें 8 लाख मिलेंगे और 2 साल के बाद हमें 14,52,000 मिलेंगे। जब आप इस 14,52 की डिस्काउंटिंग करोगे तो ये बनेगा 12 लाख, तो आपका रेवेन्यू बनेगा 20 लाख। यहाँ पे हमें उस पार्ट में यहाँ 8 लाख और यहाँ 12 लाख की दे रहा है। अब इस 12 लाख के अंदर ही इंटरेस्ट बिल्ड इन हुआ हुआ है, तो फिर हमारी जो रेवेन्यू की अमाउंट कैलकुलेट होगी वो 12 लाख की डिस्काउंटेड वैल्यू पे कैलकुलेट होगी। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा ना, इंटरेस्ट इनकम जो मैंने इंटरेस्ट इनकम सेपरेट रिकॉर्ड करके अपना रिसीवेबल ग्रो कर दिया है ना, तो लास्ट एंट्री में दोबारा इंटरेस्ट थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये समझ आ रहा है? मैं जी बोले, क्या चीज समझ नहीं आती हमें? सर आप पहले सवाल की फैक्ट समझें। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। मैंने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करवाया। कस्टमर कह रहा है यार मुर्तुजा अभी तो मेरे पास 20 लाख देने के लिए नहीं है, मैं अभी 8 लाख दे सकता हूँ, बाकी के पैसे 2 साल बाद दूंगा। तो मैंने कहा यार मार्केट में रेट चल रहा है 10%, चूंकि 12 लाख रुपए आप 2 साल के बाद दोगे तो फिर मुझे 12 लाख रुपए के ऊपर 10% की सूद भी चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहले फैक्ट्स को समझें। कस्टमर मेरे पास आता है 20 लाख का व्हीकल लेने, उसने कहा मैं आज 20 लाख नहीं दे सकता, आज मैं मैक्सिमम 8 लाख इकट्ठे कर सकता हूँ, बाकी के पैसे आपको 2 साल के बाद दे दूंगा। मैंने कहा बाकी के पैसे 12 लाख रुपए 2 साल के बाद तो दोगे, लेकिन 2 साल तक मैं आपसे 10% का सूद भी चार्ज करूंगा। और कस्टमर एग्री कर जाता है, यानी कि कस्टमर ने डे 1 पे 8 लाख देना है और 2 साल के बाद 12 लाख प्लस 12 लाख पे 2 साल का सूद भी देना है, तो इन टोटलिटी वो 2 साल के बाद कितना दे रहा होगा? 14,52,000। अब मैंने डे 1 पे अपनी सारी कंसीडरेशंस की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। 8 लाख की प्रेजेंट वैल्यू तो डे 1 पे 8 लाख ही होगी, और वो 14,52,000 जो 2 साल बाद मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो बनी 12 लाख, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ 20 लाख। केस 2 का फैक्ट क्या है? केस 2 में फैक्ट क्या है, इस वाले की बात कर रहा हूं हम, कि हमने कस्टमर से 20 लाख रुपए की व्हीकल सेल की, उसने कहा मैं 8 लाख रुपए आज दूंगा, बाकी के पैसे 2 साल के बाद दूंगा। तो मैंने कहा इस पे सूद चार्ज होगा। उसने कहा भाई सूद तो पाप है, सूद तो हराम है, मैं कोई सूद नहीं दूंगा, मैं आपको 2 साल के बाद 12 लाख ही दूंगा। मैं एग्री कर गया। अब कस्टमर के साथ बगैर सूद एग्री कर रहा हूं, ये तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए था ना, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं अपने शेयर होल्डर्स को धोखा नहीं दे सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे ट्रांजैक्शन को उसकी कमर्शियल सब्सटेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करना। अगर एक बंदे को 20 लाख 8 लाख आज और 12 लाख 2 साल बाद देने हैं, यानी कि अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख रुपए नहीं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेटली 20 लाख से कम है। कैसे कैलकुलेट की? सेम इसी तरह कैलकुलेट की कि डे 1 पे 8 लाख रुपए दे रहे हैं, उसकी वैल्यू तो 8 लाख ही है। 2 साल बाद 12 लाख रुपए दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10% के हिसाब से कितनी बन रही है? 991। तो टोटल जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टर्म में अमाउंट या रेवेन्यू बनता है हमारा, वो बनता है 17,91,000 रुपए।
क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर डे 1 पे हमने एंट्री बनाई, कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कैश 8 लाख से डेबिट, 991 से रिसीवेबल डेबिट और 17,91 से रेवेन्यू क्रेडिट। यस सर, इस सवाल में क्या असम्पशंस लेंगे? इस सवाल में क्लियर कट बातें बताइए कि जो सवाल पूछा गया ना वो पहला वाला केस है। सर ये जो सवाल आपने रीड किया है ये केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है? सर ये केस 1 है। तो सर सवाल में तो 10% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। सर वो आपको मार्केट डिस्काउंट रेट बता रहा है कि मार्केट रेट कितना है, 10%। ये थोड़ी कह रहा है कि कस्टमर भी 10% का सूद देगा। सवाल दोबारा से रीड करें। कंपनी सेल्स न्यू कार ऑन डेफर्ड पेमेंट वेयर बाय 40% डिपॉजिट इज रिसीव्ड ऑन सेल एंड द बैलेंस पेमेंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। यानी कि जो 20 लाख की व्हीकल थी वो आज मैं 8 लाख और 12 लाख 2 साल के बाद देगा। दैट्स इट। मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो मार्केट का डिस्काउंट रेट है वो कितना है, 10%। तो ये जो सवाल है वो केस 1 है। सवाल में कोई असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने मैक्सिमम सिनेरियोस करवाने के लिए 3 अलग अलग असम्पशंस लिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि दोनों या तीनों में से कोई एक असम्पशन लेकर सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया है ना वो ये वाला केस है। ये मैंने अलग से असम्पशंस लिए कि भाई वो हमें 10% सूद ओवर एंड अबव देगा, वो हमें 3% सूद ओवर एंड अबव देगा। सवाल के सिनेरियो के हिसाब से वो हमें कोई सूद नहीं दे रहा, वो आज 8 लाख रुपए 12 लाख रुपए 2 साल के बाद दे रहा। क्लियर है? सर केस ए में एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं। डे 1 पे हमने 8 लाख से कैश डेबिट किया, रिसीवेबल 991 से डेबिट किया, रेवेन्यू 17,91 से क्रेडिट किया। अब पहले साल के आखिर में 30 जून X5 पे रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से सर? 991 735 का 10%, 99173। इसी तरह 30 जून X6 पे रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, सॉरी रेवेन्यू नहीं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से सर? हमारा ओरिजिनली रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था 991,735, फिर हमने इस पे इंटरेस्ट एक्रू किया 99173। अब इस दोनों अमाउंट का 10%। सर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आएगा, मैंने नोमेनक्लेचर गलत लिख दिया है। कितना? 10। अब अगर आप देखिए कि आपका रिसीवेबल हो कितना गया है, 991,735, 99,173 और 109,091। देखो कितना बन रहा है टोटल। सर टोटल कर क्यों रहे? 12 लाख ही बनना चाहिए ना। जब 12 लाख की डिस्काउंटिंग करके ये अमाउंट कैलकुलेट किया और इसी पे 10% सूद एग्रू कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली 12 लाख ही बनना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं है? मैं तुम्हें समझ आ रहा है? सर हमारे पास तीसरी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 12 लाख और रेवेन्यू क्रेडिट 12 लाख। अब अगर हमें ये वाकई में कॉन्सेप्ट समझ आता है कि आखिर इसके बैक पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, तो जरा पॉइंट नंबर सी या केस सी खुद सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट रेट 10% है लेकिन कस्टमर एग्री किया है 3% सूद देने के लिए। यहां देखिएगा सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं केस सी को। केस सी में मार्केट में रेट चल रहा है 10%, लेकिन कस्टमर के साथ हमने म्यूचुअली एग्री किया कि कस्टमर हमें डेफर्ड पेमेंट पे सूद देगा 3% के साथ। तो पहले तो कस्टमर के साथ जो एग्री हुआ है उसकी बेसिस पे हम कैश फ्लोस कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। ईयर 0 पे वो हमें 8 लाख रुपए दे रहा है, बाकी 12 लाख रुपए वो हमें 2 साल के बाद दे रहा है, और इस 12 लाख रुपए पे 3% से सूद भी दे रहा है। तो अगर मैं 12 लाख रुपए को 3% से 1 साल ग्रो करूं, जरा लगाएं 12 लाख इंटू 1.03, 12,36,000, फिर 12,36,000 पे 3% मजीद लगाएं इंटू 1.03, टोटल बताओ।
सर ये मैंने क्या करा है, मैंने कस्टमर से कहा कि भाई मुझे 3% का सूद दे देना, तो कस्टमर ने 3% का सूद कैसे कैलकुलेट किया होगा? 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 2 साल। क्या ये कैश फ्लो किस तरह से कैलकुलेट हुआ है समझ आता है? अब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे। मार्केट में रेट कितना चल रहा है 10%, तो हमें इसी अमाउंट का दोबारा से डिस्काउंट करना पड़ेगा 10% पे। तो अगर मैं 1273080 की डिस्काउंटिंग करूं 2 सालों पे 10% से 1052132, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 1852132। अब अगर मैं एंट्रीज बनाऊं तो हमारे पास 1 जुलाई X4 पे कैश डेबिट 8 लाख, रिसीवेबल डेबिट 1052132 और रेवेन्यू क्रेडिट 1852132। पहला साल गुजरा, हमारे पास रिसीवेबल रिकॉर्डेड था 1052132। हमें अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है वो मार्केट रेट के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। तो 30 जून X5 पे रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना सर? 1052132 इंटू 10%, 1052131 इसी तरह दूसरे साल गुजरता है 30 जून X6 रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से सर? ओरिजिनली हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था 1052132, फिर हमने रिकॉर्ड किया 10521 इंटू 10%। देखो ये कितना बन रहा है 115734। अब सर यहां देखें, हमने डे 1 पे इतने से रेवेन्यू, इतने से कैश, इतने से रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। पहले साल के आखिर में इस रिसीवेबल पे 10% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, दूसरे साल के आखिर में रिसीवेबल का 10% इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। कस्टमर में पे करेगा 1273080। सर दूसरे साल के आखिर में हमारा रिसीवेबल जरा चेक करें कितना हो गया होगा? सर इन तीनों को ऐड कर दें? नहीं सर, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने इसी नंबर को अनवाइंड किया 10%, तो वो ऑब्वियसली 1273080 ही बना होगा ना। तो हमारे पास कैश डेबिट 1, लेकिन इससे चेक कर लो बन भी रहा है या नहीं? 1273080 चेक कर लो, ये रिसीवेबल का टोटल ये बन भी रहा है या नहीं? कॉपी करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछें। क्या देखें, अगर मैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के केस में सवाल को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखूं, तो पहला स्टेप ये होगा कैलकुलेट कैश फ्लो या डेफर्ड पेमेंट यूजिंग इंटरेस्ट रेट एग्रीड विद कस्टमर। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के जब कैश फ्लोस कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफर्ड पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें वो रेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कस्टमर के साथ एग्री हुआ है। जो सवाल का केस ए था उसमें 0% था, तो वो 2 साल के बाद मुझे 12 लाख ही दे रहा था। जो सवाल का केस बी था उसमें 10% था, तो वो 2 साल के बाद हमें 14,52,000 दे रहा था। और जो सवाल का केस सी है उसमें वो 3% दे रहा है, तो कैश फ्लो कितना कैलकुलेट हुआ था? 12,73,000। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट के जो कैश फ्लोस कैलकुलेट करोगे वो आपके और कस्टमर के दरमियान जो रेट एग्री हुआ है उस पर कैलकुलेट करोगे। फिर दूसरा स्टेप, फॉर रेवेन्यू कैलकुलेट present value of agreed cash flows using market discount rate। फिर हमने स्टेप 2 किया कि भाई अब हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए जो भी कस्टमर के साथ कैश फ्लोस एग्री हो गए
उन्हीं की डिस्काउंटिंग कर दी हमने मार्केट रेट पे। केस 1 में 0% का मार्कअप था, तो कस्टमर के हिसाब से कस्टमर हमें 2 साल के बाद कितना देगा, 12 लाख। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए उस 12 लाख की डिस्काउंट कितने पे की, 10%। केस 2 में, केस बी में कस्टमर के साथ एग्री हुआ था 10%, तो 10% के हिसाब से हमारे कैश फ्लोज बन रहे थे 14,52,000। रेवेन्यू के लिए उन 14,52,000 की डिस्काउंटिंग किससे की, 10% से। पता है मैं कहां इशारा कर रहा हूं, कौन से वोट पे? यहां देखें, केस वन कस्टमर के साथ एग्री हुआ 0%, तो वो मैं 8 लाख और 12 लाख ही देगा। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए इस 12 लाख की मैंने डिस्काउंटिंग की मार्केट रेट से। केस 2 कस्टमर के साथ एग्री हुआ 10%, यानी कि 8 लाख और 14,52,000 10% के हिसाब से, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए इसकी डिस्काउंटिंग की हमने 10% से। और केस 3 कस्टमर के साथ एग्री हुआ 3%, तो 3% के हिसाब से कैश फ्लोज बने 8 लाख और 12,73,000। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए इस अमाउंट की दोबारा डिस्काउंटिंग जो की वो हमने मार्केट रेट से की। तो पहला काम मैं ये कर रहा हूं, कि जो कस्टमर के साथ रेट एग्री हुआ है ना, उसकी बेसिस पे हम कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए हमेशा जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, डेफर्ड पेमेंट्स हैं, उनकी डिस्काउंटिंग हम मार्केट रेट से ही कर रहे हैं। कॉपी करने से तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर अपने पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की प्रेजेंटेशन पर आए और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की जो लास्ट प्रेजेंटेशन है उस पर आए। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की जो लास्ट प्रेजेंटेशन है उस पर आए। देखिए, हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट कवर किया, हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट कवर किया। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स इस तरह की है कि या तो वो बायर को, या वो सप्लायर को, या वो बायर को, या वो सेलर को, इन दोनों में से किसी एक पार्टी को अगर फाइनेंसिंग का बेनिफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड प्राइस में कोई ना कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है जिसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस। ये फाइनेंसिंग का बेनिफिट बायर एंजॉय कर सकता है, सेलर एंजॉय कर सकता है, डिपेंड करता है कि पेमेंट डेफर हो रही है या एडवांस में मिल रही है। फिर हमने कहा कि फाइनेंसिंग की बात कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली गिवन हो सकती है या इंप्लाइड हो सकती है। फिर हमने कहा कि अगर पीरियड ऑफ पेमेंट यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस और पेमेंट की डेट, इन दोनों के दरमियान अगर ड्यूरेशन 12 महीनों से कम है, तो आप फाइनेंसिंग के कंपोनेंट को इनसिग्निफिकेंट करके, इग्नोर करके फुल वैल्यू पे भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये बात की कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं। तो उसकी 2 हिंट्स थे। नंबर 1, अगर कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड कंसीडरेशन और गुड्स एंड सर्विसेज की कैश सेलिंग प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट 100% कंफर्मेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है। नंबर 2 इंडिकेटर, अगर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड पेमेंट डेट, ये दोनों काम अलग अलग दिन हो रहे हैं, इनके दरमियान ड्यूरेशन आ रहा है, लेंथ आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट कंफर्मेशन, कि यहां पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फिर हमने डिस्काउंट रेट के हवाले से बात की कि आप अपनी वर्किंग में जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करोगे वो पार्टीज की क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कस्टमर के दरमियान एग्री कुछ भी हो, आपने रेट वो यूज करना है कि अगर ये दोनों सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन करते, एक दूसरे को लोन दे रहे होते, ले रहे होते, तो क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करते, उस इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे अपनी सारी वर्किंग को आगे लेकर चलना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब रीड करने लगा हूं, एक्सप्लेन करने लगा हूं, फॉर द टाइम भी इस पे हम कोई एग्जांपल नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज आपको सवालों में इस्तेमाल होती हुई भी नजर आएगी। कहता है a significant financing component does not exist when, यहां 3 बातें लिखी है लेकिन मैं टोटल 4 सिनेरियोस बताऊंगा। इन 4 केसेस में आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अकाउंट फॉर नहीं करोगे। इन 4 केसेस में कंसीडर किया जाएगा कि इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं है। नंबर 1, टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एट कस्टमर डिस्क्रिप्शन। टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एट कस्टमर डिस्क्रिप्शन। एक दिन पेमेंट हो रही है, किसी और दिन डिलीवरी हो रही है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरी कस्टमर की डिस्क्रिप्शन पे, कस्टमर की मर्जी पे, तो यहां पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं। सिंपल से एग्जांपल, आज आपने FAR2 की फीस जमा करवा दी, इस एक्सपेक्टेशन पे कि हम ये बैच FAR2 का ले रहे होंगे। 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, हमारे ग्रुप ए के तीनों पेपर्स रुक जाता है, खुदा ना खास्ता, तो हम क्या करेंगे, सर FAR2 की फीस फ्रीज करवाएंगे, इस एक्सपेक्टेशन पे कि अगले 6 महीनों में ग्रुप ए पास हो जाएगा तो अगले बैच में FAR2 ले लेंगे। और ये 6 महीने हमारी एक्सपेक्टेशन थी
लेकिन 6 साल लग गए FAR2 को अनफ्रीज करने में, या 4 साल लग गए ग्रुप ए के पेपर्स को क्लियर करने में। अब मैंने तुमसे पेमेंट आज ले ली है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें FAR2 की सर्विसेज कब दूंगा? 3 साल के बाद। लेकिन ये तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे था ना, तुम्हारे इस बैच में अनफ्रीज करवा लेते, तुम अगले बैच में अनफ्रीज करवा लेते। तुमने 3 साल बाद अनफ्रीज करवाया, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस थी वो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे थी, तो अब मैं यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अकाउंट फॉर नहीं करूंगा।